कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां ठंड इतनी है कि हवा भी जम जाती है और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा रहस्यमयी आवाजें करती है। यह है उत्तरी यूराल पर्वत, रूस का एक ऐसा इलाका जहां सर्दियों में बर्फ का राज होता है। जनवरी 1959 में 9 युवा और साहसी सोवियत हाइकर्स ने इस कठिन इलाके को जीतने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था ओटोटन माउंटेन, जिसका नाम स्थानीय मानसी भाषा में वहां मत जाओ होता है। यह नाम एक भविष्यवाणी बन गया क्योंकि यह यात्रा एक अनसुलझे रहस्य में बदल गई। इस ग्रुप का नेता था इगोर द्यातलोव, एक 23 साल का इंजीनियरिंग छात्र जिसे आउटडोर का शौक था। उसके साथ थे 8 दोस्त, जिनमें से हर एक अनुभवी था। झेना कोलमोगोरोवा 22 साल की एक जीवंत लड़की, यूरी डोरोशेंको 21 साल का मजबूत और भरोसेमंद लड़का, और ल्यूडमिला दुबिनेना एक दृढ़ निश्चयी युवती जिसकी मौत ने दुनिया को चौंका दिया। ये सभी उराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्र या स्नातक थे जो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। उनका लक्ष्य था 300 किलोमीटर की स्की ट्रैकिंग, जो उन्हें सोवियत हाइकिंग में सर्वोच्च प्रमाण पत्र दिला सकती थी। लेकिन यह साहसिक यात्रा एक भयानक रहस्य में बदल गई। आज 6 दशक बाद भी द्यातलोव पास की घटना एक अनसुलझा रहस्य है। उस रात उन 9 हाइकर्स के साथ क्या हुआ? वे अपने टेंट से क्यों भागे, कुछ तो नंगे पांव, एक घातक बर्फीले तूफान में? और उन अजीब चोटों का कारण क्या था जिन्होंने हिमस्खलन से लेकर एलियंस तक की थ्योरीज को जन्म दिया? आइए इस ठंडे रहस्य में कदम रखें और उस कहानी को उजागर करें जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। यात्रा 25 जनवरी 1959 को इवडेल नामक एक छोटे शहर से शुरू हुई। ग्रुप ने विजयी तक ट्रेन ली, जो सभ्यता के किनारे पर एक दूरस्थ बस्ती थी। वहां से एक ट्रक पर सवार होकर वे जंगल की गहराई में चले गए। 27 जनवरी तक वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जो उनका आखिरी पड़ाव था। यहां से उन्होंने अपने स्कीज बांधे, अपने बैग में खाना, नक्शे और कैमरे रखे और बर्फ से ढके अज्ञात में निकल पड़े। उनके डायरीज, जो बाद में मिली, उनकी उच्च आत्माओं की तस्वीर पेश करती हैं। मजाक, गाने और बर्फ से ढके चेहरों की मुस्कान। हाइकर्स ने तस्वीरें लीं, जिनमें से एक में बर्फ में एक धुंधली मानव जैसी आकृति दिखी, जो बाद में रहस्य का हिस्सा बनी। लेकिन यात्रा बिना किसी परेशानी के नहीं थी। 28 जनवरी को एक सदस्य, यूरी यूडिन, को रूमेटिज्म के कारण वापस लौटना पड़ा। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और वे आगे बढ़ गए। यह एक भाग्यशाली मोड़ था क्योंकि वह अकेला जीवित लौटा। बाकी 9 ने अपनी यात्रा जारी रखी और 1 फरवरी को वे खोलात स्याखल पहुंचे, जिसे मानसी लोग मृत पर्वत कहते हैं। इस नाम के पीछे की कहानी भी डरावनी है। स्थानीय किंवदंतियों में इसे शापित जगह माना जाता था। इसी भयानक चोटी की छाया में उन्होंने अपना टेंट लगाया। कल्पना कीजिए, बर्फ में एक अकेला टेंट जिसकी कैनवास की दीवारें तेज हवा में कांप रही हैं। अंदर 9 दोस्त एक दूसरे के पास बैठे हैं। उनकी सांसें लालटेन की मध्यम रोशनी में धुंधली हो रही हैं। उन्होंने रात का खाना खाया, ब्रेड, सॉसेज, चाय, शायद कहानियां साझा की या अगले दिन की चढ़ाई की योजना बनाई, जो ओटोटन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी। बाहर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक पहुंच जाती है। हाइकर्स ने अपने डायरीज में लिखा कि वे गाना गा रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। कुछ इतना भयानक कि ये 9 अनुभवी लोग, जो ठंड और पहाड़ों को अच्छे से जानते थे, अपने टेंट को चाकू से काटकर बर्फीले तूफान में भाग गए। कुछ के पास जूते भी नहीं थे, कुछ ने कोट तक नहीं पहना। क्या था वह डर जो उन्हें अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर खींच ले गया? हफ्तों बाद 20 फरवरी को जब हाइकर्स वापस नहीं लौटे तो एक खोज दल भेजा गया। 26 फरवरी को उन्होंने टेंट पाया, परित्यक्त, आधा बर्फ में दबा हुआ और अंदर से चाकू से काटा हुआ। हाइकर्स के सामान, कोट, जूते, यहां तक कि एक मैंडोलिन वैसे ही पड़े थे जैसे कि वे घबराहट में भाग गए हों। नंगे पांव के निशान टेंट से नीचे की ओर
1 मील दूर जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल में एक देवदार के पेड़ के नीचे खोजकर्ताओं ने पहली 2 लाशें पाई, यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको। वे लगभग नंगे थे, सिर्फ अंडरवियर में, एक छोटी सी आग के पास। उनके हाथ कटे हुए थे, जैसे कि उन्होंने ठंड में पेड़ से टहनियां तोड़ने की कोशिश की हो। पास ही इगोर द्यातलोव का शव जम गया था, एक बर्च की टहनी पकड़े हुए। उसका चेहरा टेंट की ओर मुड़ा हुआ था, जैसे कि वह वापस लौटने की कोशिश कर रहा हो। जिना कोलमोगोरोवा का शव भी पास में मिला, बर्फ में दबा हुआ, जैसे कि वह भी टेंट की ओर रेंग रही थी। मई में जब बर्फ पिघलने लगी तो बाकी 4 शव मिले, ल्यूडमिला दुबिनिना, अलेक्जेंडर झोलोटारियोव, निकोलाई थिब्यूब्रिग्नोल और रुस्तेम स्लोबोडिन, एक खड्ड में 12 फीट बर्फ के नीचे दबे हुए। लेकिन जो देखा गया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ल्यूडमिला की जीभ और आंखें गायब थीं, जैसे कि किसी ने उन्हें निकाल लिया हो। निकोलाई की खोपड़ी टूटी हुई थी, जैसे कि किसी भारी चीज से कुचल दी गई हो। अलेक्जेंडर की पसलियां टूटी थीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी कार ने उन्हें कुचल दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात, उनके शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं थे, न पंजों के निशान, न गोली के छेद। और फिर कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशान मिले, जैसे कि वे किसी परमाणु चीज के संपर्क में आए हों। सोवियत जांच ने निष्कर्ष निकाला कि वे एक अज्ञात बल के कारण मरे, एक रहस्यमय वाक्यांश जो इस पहेली को और गहरा कर गया। तो उस रात क्या हुआ? आइए उन थ्योरीज को देखें जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक रोचक और परेशान करने वाली है। पहली थ्योरी है हिमस्खलन की। 2020 में रूसी अधिकारियों ने मामले को फिर से खोला और कहा कि शायद एक छोटा हिमस्खलन हुआ। कल्पना कीजिए, बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा अचानक टूटता है और टेंट की ओर गिरता है। हाइकर्स नींद से जागते हैं, घबराकर टेंट को चाकू से काटते हैं और भागते हैं। यह उनकी घबराहट की व्याख्या करता है, लेकिन और कुछ नहीं। खोलात स्याखल की ढलान केवल 15 से 20 डिग्री की थी, जो अधिकांश हिमस्खलनों के लिए बहुत कम है। कोई मलबा नहीं मिला और टेंट सीधा खड़ा था, ऊपर से क्षतिग्रस्त नहीं। फिर बर्फ जीभ गायब होने या रेडिएशन की व्याख्या कैसे कर सकती है? 2021 में नेचर पत्रिका में एक अध्ययन ने स्लैब हिमस्खलन की बात की, जो छोटा लेकिन खतरनाक हो सकता है। लेकिन कई लोग इसे सरकार का एक सुविधाजनक बहाना मानते हैं। दूसरी थ्योरी है इंफ्रासाउंड की। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ों में हवा के खास पैटर्न से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें पैदा हुई, जो सुनाई नहीं देती लेकिन दिमाग पर असर डाल सकती हैं। ये इंफ्रासाउंड तरंगें भय, चिंता या मतिभ्रम पैदा कर सकती हैं। कल्पना कीजिए, हाइकर्स अचानक डर से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई शिकारी पास है। वे घबराकर टेंट से भागते हैं, अपने कपड़े फाड़ देते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसे पैराडॉक्सिकल एनर्ड्रेसिंग कहते हैं, जब ठंड में लोग गलती से कपड़े उतार देते हैं। यह थ्योरी डरावनी है, लेकिन इंफ्रासाउंड खोपड़ी नहीं तोड़ता या कपड़ों को रेडियो एक्टिव नहीं करता। फिर भी यह विचार की प्रकृति ही उनके दिमाग को भटका सकती है, रोंगटे खड़े कर देता है। तीसरी थ्योरी है सैन्य परीक्षण की। यह 1959 था, शीत युद्ध का द्वार। सोवियत संघ गुप्त हथियारों का परीक्षण कर रहा था। क्या कोई आवारा मिसाइल, रासायनिक विस्फोट या परमाणु टेस्ट हाइकर्स पर गिरा? उस फरवरी में कुछ गवाहों ने आकाश में नारंगी रोशनी देखी थी। शवों पर रेडिएशन के निशान इस ओर इशारा करते हैं। शायद हाइकर्स गलती से एक गुप्त सैन्य क्षेत्र में भटक गए और सरकार ने इसे दबा दिया। लेकिन अगर ऐसा था तो कोई जलन या विस्फोट के निशान क्यों नहीं थे, और इतने भयानक तरीके से उन्हें मरने क्यों दिया गया? यह थ्योरी रहस्य से भरी है, लेकिन सबूतों की कमी इसे कमजोर बनाती है। चौथी थ्योरी है यति की, यानी हिममानव की। स्थानीय मानसी लोग मेंक की बात करते हैं, एक बालों वाला विशाल प्राणी जो यूराल के जंगलों में घूमता है। क्या एक यति ने उन पर हमला किया? टूटी हुई पसलियां और बर्फ में बड़े निशान इस विचार को हवा देते हैं। हाइकर्स के कैमरे में एक तस्वीर मिली जिसमें बर्फ में एक धुंधली मानव जैसी आकृति दिखती है, लेकिन कोई पंजों के निशान या जानवरों के पैरों के निशान नहीं मिले। ज्यादातर लोग इसे एक लोक कथा मानते हैं, पर यह कहानी इस रहस्य को और डरावना बनाती है। आखिरी थ्योरी है यूएफओ या अलौकिक की। कुछ लोग उन नारंगी रोशनी और रेडिएशन को एलियंस से जोड़ते हैं। शायद एक अंतरिक्ष यान उनके ऊपर मंडराया जिसकी ऊर्जा ने उनके दिमाग को भटका दिया, या शायद मानसी आत्माओं ने बदला लिया।
यह थ्योरी दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन इस रहस्य के अजीब विवरण इसे जीवित रखते हैं। 2020 में रूस की जांच ने हिमस्खलन की कहानी पर जोर दिया, लेकिन यह संदेहियों को चुप नहीं करा सका। हाल ही में गुप्त फाइलों से पता चला कि उस समय सोवियत मौसम के गुब्बारे उस क्षेत्र में थे, कुछ रेडियो एक्टिव सेंसर ले जा रहे थे। क्या एक गुब्बारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे अराजकता फैल गई? यह एक दशकों पुरानी पहेली में एक नया सुराग है। द्यातलो पास की घटना एक ठंडा रहस्य बनी हुई है। उन 9 आत्माओं को कल्पना कीजिए, अपने टेंट में हंसते हुए, गाने गाते हुए, आगे के आतंक से अनजान। उनके कैमरे ने उनके आखिरी दिन कैद किए, मुस्कान, बर्फ और वह धुंधली आकृति, लेकिन कोई जवाब नहीं। उनकी डायरीज अचानक खत्म हो जाती है, उनकी कहानी बर्फ में जम गई। क्या यह प्रकृति का क्रोध था, मानवीय त्रुटि, या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? आपको क्या लगता है कि उन्हें किसने मारा? हिमस्खलन, यति, गुप्त हथियार या कुछ और? नीचे अपने विचार साझा करें, और अगर यह रहस्य आपको पकड़ में आया तो और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे।